सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमाओं की जानिब से केस पर तबसरे पर शदीद इजहार बरहमी किया है। चीफ जस्टिस ने दानियाल अजीज और हनीफ अब्बासी को रोस्ट्रम पर बुला लिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि दानियाल अजीज साहब, आपसे क्या इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आखिर बार कह रहे हैं कि अदालतों की तज़हीक ना करें, बेतबारी और बेतमादी की बीमारी को ख़त्म करें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपके इदारे हैं, इनको मजबूत करें। हम बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर इस केस पर तबसरे से रोक देंगे। चीफ जस्टिस बरहम नजर आए और सुप्रीम कोर्ट ने नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से केस पर तबसरे पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर जैदी से। कमर जैदी, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने दानियाल अजीज़ और हनीफ अब्बासी, जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें रोस्टम पर बुलाया और सवाल पूछा कि आपके साथ क्या इम्तियाजी सलूक किया गया है। जिस पर दानियाल अजीज़ ने कहा कि हमने जो है अदालती कार्रवाई के हवाले से बात नहीं की, हमने जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से तबसर किया था। चीफ जस्टिस पहले भी ये रिमार्क्स देख चुके हैं कि अदालत एक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर जो है इसे सियासी तौर पर इसे इस्तेमाल ना किया जाए, यहाँ पर सियासी गुफ्तगू ना की जाए और स्पेशली इस केस के हवाले से जो है रिमार्क्स देने से गुरेज करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपके इदारे हैं, इन्हें आपने ही मजबूत बनाना है, अदालतों की मजीद तज़हीक ना की जाए और हम जानते हैं कि जो है आज़ादी राय की तशरीह भी हमने ही करनी है। अगर आप इस तरह करते रहे तो हम आप पर मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे। जिस पर दानियाल अजीज़ ने अदालत के रूबरू खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और अकरम शेख, जो हनीफ अब्बासी के वकील हैं, उन्होंने भी ये दानियाल अजीज़ को कहा कि आप चीफ जस्टिस से माफ़ी की इस्तदा की तो दानियाल अजीज़ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। इसके साथ समाअत में जो मजीद आगे बढ़ी है उसमें इमरान खान ने जो है अपनी ऑफशोर कंपनी के हवाले से जो है जवाब दाखिल कर दिया है। इमरान खान के गोशवारों इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने 2015 के गोशवारे जमा कराए थे उसके हवाले से तफसीलात तलब की गई थी। हनीफ अब्बासी ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त डाली थी और इसके साथ साथ बैंक अकाउंट्स की डिटेल, पार्टी की फॉरेन फंडिंग की डिटेल और इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट जो मुस्लिम लीग नून ने की है वो भी इमरान खान ने अपने जवाब में जो जमा करा दिया और जो अपने जवाब में उन्होंने अपने साथ दस्तावेजात लगाई हैं वो पार्टी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूएसए पार्टी का जो यूएसए चैप्टर है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने जवाब के साथ मुंसलिक की है। जी, इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आखिरी बार कह रहे हैं कि अदालतों की तज़हीक ना करें। बहुत शुक्रिया कमर जैदी, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और इस मौके पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि 200 घर गिराने का हुक्म नहीं दे सकते, कानून सबके लिए बराबर है, एक घर गिराया तो सब गिराना होंगे। सीडीए ने बनी गाला में 20 साल में कितनी अलॉटमेंट्स की, गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए क्या इकदाम किए, विफाकी तरक्याती इदारे से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, एक घर गिराया तो सब गिराना होंगे। लंदन फ्लैट और बनी गाला हाउस का मामला, इमरान खान ने लंदन फ्लैट और बनी गाला हाउस की मनी ट्रेल पेश करने का ऐलान कर दिया है। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा, ये इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बयान दिया और उनका कहना था कि मेरी मनी ट्रेल कतरी खत की तरह नहीं होगी, ये भी बताऊंगा कि लंदन से रकम पाकिस्तान कैसे मुंतकिल हुई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जिनके बयानात सुप्रीम कोर्ट पर बरहम हुई, दानियाल अजीज ने आज फिर वही बात इलेक्शन कमीशन के बाहर दोहरा दी। कहा हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केसेस में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने यह भी कहा कि स्पीकर रेफरेंसेस को इलेक्शन से कबल का मामला कहकर निपटा दिया गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी इलेक्शन से कबल के केसेस चल रहे हैं। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ये जो टीके लग रहे हैं तवानाई के, जब पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, ये जो यूरिया खाद डाल रही है पीटीआई के ऊपर, जो 18 साल एक जमात जो है लूली लंगड़ी फिरती रही, एक सीट की नहीं थी ये इसकी हैसियत, तो रातों रात ये कहां से इतना यूरिया लग गया, ये कौन सा गमला तैयार हुआ है,
कि ये यकलख्त इनके कज़न भी आ गए और ये इस्लामाबाद भी बंद कर दिया और हुकूमतें भी बन गई और सीटें भी आ गई। और ये तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग कैसे शामिल हुए हैं। वो तो अखबारों की जीनत बनी रही है कि रात के अंधेरे में किसने किससे मुलाकात की और सुबह उसने ऐलान कर दिया जी मैं तो पीटीआई में जा रहा हूँ। और ये पहली मरतबा नहीं है, ये पाकिस्तान में होता चला है। हमारा हाफजा इतना कमजोर नहीं है कि हमें याद दहानी नहीं है किस तरह होते हैं सारे काम। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहां पर जो केसेस चल रहे हैं, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इनमें वाज़ेह तौर पर एक फर्क नजर आ रहा है। वो कैसे पूरा होना है? वो तब पूरा होना है जब फॉरेन फंडिंग के ऊपर यह फैसला आएगा पीटीआई के खिलाफ। क्योंकि कल ये बात हुई है अदालत में कि अगर जो सर्टिफिकेट इमरान खान ने दिया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें देना पड़ता है सेक्शन 13 कानून के मुताबिक कि मैंने गलत पैसे नहीं इस्तेमाल किए, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं इस्तेमाल की, और ये फॉरेन फंडिंग साबित है, तो फिर वो सर्टिफिकेट उसका झूठा है इमरान खान का। और अगर सर्टिफिकेट झूठा है तो फिर 62-63 के तहत वो डिस्क्वालीफाई होता है अपनी एमएनएशिप से। जबकि बनीगाला केस में इमरान खान के वकील बाबर आवान कहते हैं कि बनीगाला की जमीन उस वक्त के कानून के मुताबिक हासिल की गई। वकील बाबर आवान ने यह भी कहा कि नक्शे की बात है तो मियां साहब के रायविन महल का नक्शा किसने पास किया? 270 एकड़ पर घर बनाने का कोई प्रोविजन एलडीए में मौजूद है? आपको बता रहे हैं, बनीगाला केस में इमरान खान के वकील बाबर आवान कहते हैं कि बनीगाला की जमीन उस वक्त के कानून के मुताबिक हासिल की गई। नक्शे की बात है तो मियां साहब के रायविंड महल का नक्शा किसने पास किया, यह भी सवाल किया उन्होंने। कि जो इमरान खान का घर है बनीगाला में, वो जिस वक्त बना था कानूनी तरीके से सेल हुई, कानूनी तरीके से परचेज हुई, कानूनी तरीके से लैंड रेवेन्यू एक्ट के नीचे वो रजिस्टर हुई ज़मीन, कानूनी तरीके से वहाँ तामीरात हुई और कानूनी तरीके से वो सारा का सारा एरिया वो है जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये एक प्राइवेट लैंड का एरिया है। तो नवाज शरीफ का जो रायविंड महल है उसके लिए मुझे बताया जाए एलडीए ने नक्शा दिया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर ने नक्शा दिया है नवाज शरीफ के महल के लिए। अगर नक्शा दिया है तो उसमें 3 फुट की चौड़ी कंक्रीट की 27 किलोमीटर की दीवार किस तरह से आ सकती है? और 270 एकड़ पे कोई घर बनाने का कोई प्रोविजन एलडीए के अंदर मौजूद है? 1 इंच भी ज़मीन इमरान खान के पास ना इंक्रोचमेंट की है, ना सरकारी है। पैनामा से और डॉन लीक से तवज्जो हटाने के लिए चंद घंटे की खबर तो बना सकते हैं, लेकिन ना पैनामा लीक ख़त्म होगा और ना डॉन लीक से तवज्जो हमारे मुवक्किल इमरान खान अपनी हटाएंगे। अब आपको अपडेट करेंगे कराची से, जहां पर नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब निजी बैंक में डकैती की वारदात सामने आई। पुलिस का यह बताना है कि मुल्जमान बैंक से 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गए हैं और 5 से 6 मुसल्लह मुल्जमान ने डकैती की वारदात की है। बड़ी खबर दें आपको, मसाजिद पर हमलों, सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मुलविस 4 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक फांसी पाने वाले दहशतगर्दों में कैसर खान, मोहम्मद उमर, कारी जुबैर और अजीज खान शामिल हैं। इन दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात की समाअत फौजी अदालत में हुई थी, जबकि चारों दहशतगर्दों का ताल्लुक कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द मसाजिद पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में भी मुलविस थे। आईएसपीआर का मजीद बताना है कि दहशतगर्दों ने मवासलाती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाया था। इन दहशतगर्दों ने मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जराइम का एतराफ़ किया था। आपको बताएं कि सरताज अजीज का कहना है कि दाइश की वजह से अफगानिस्तान में क़याम अमन का अमल सुस्त हो गया है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में अमन किए बगैर पाकिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हमेशा मुखलिस कोशिश की है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए शुरू किया गया। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुतालिक सेमिनार से खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुज़ीन ने अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी मुअत्तल कर दी है।
तर्जुमान UNHCR कहते हैं बाब दोस्ती की बंदिश के बायस ऑपरेशन मुलतवी किया गया। उन्होंने बताया कि अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वतन वापसी का अमल 5 मई को मुअत्तल किया। जबकि ये भी बताना है कि रजाकाराना वतन वापसी का अमल रवा साल 3 अप्रैल को शुरू किया गया था। 3 अप्रैल से अब तक 3200 अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर वतन वापस गए। इस दौरान 762 अफगान खानदान UNHCR के पैकेज के तहत अफगानिस्तान गए। पाक अफगान कशीदगी की वजह से बाब दोस्ती हर किस्म की आमदो रफ्त के लिए बंद है। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर बीमार अफगान शहरियों को सफरी दस्तावेजात पर वापस जाने दिया जा रहा है। 2 रोज के दौरान 20 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस बाब दोस्ती छठे रोज भी बंद है। पाक अफगान तिजारत सरगर्मियां मुअत्तल हैं। नेटो सप्लाई अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बीमार अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान जाने की इजाज़त है। FIA ज़राए के मुताबिक 2 रोज में 20 से ज़ायद बीमार अफगान शहरी वीज़ा पासपोर्ट पर वापस जा चुके हैं। उधर पाक अफगान हुक्काम के मुताबिक किली लुकमान और किली जहांगीर में सरहदी हुदूद के तयन का सर्वे मुकम्मल हो गया है। सर्वे टीमों ने रिपोर्ट हुक्काम को भिजवा दी है। दोनों देहात में मरदमशुमारी का अमल भी रुका हुआ है, ताहम दीगर इलाकों में जारी है। जबकि मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान आज एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे, जबकि PCB आज खालिद लतीफ के जमा किए गए जवाब पर अपना रद्द अमल देगा। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सोहेल इमरान से। सोहेल बताएगा शर्जील खान कब तक पेश होंगे? जी मुबशर, पहले तो सुनात है खालिद लतीफ के केस की। खालिद लतीफ ने अपना जवाब जमा करवाया था 5 मई को PCB के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने। 5 रोज के बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना हक इस्तेमाल करेगा, उनके जवाब देगा जो उन्होंने जमा करवाया था। लेकिन उसके बारे में इतलात यही है कि खालिद लतीफ पेश नहीं होंगे, ना ही उनके वकला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जवाब भिजवा देगा। जबकि दूसरी जानब 2 बजे के करीब शर्जील खान अपने वकला के हमरा आएंगे। पिछली समात में उन्होंने मोहलत मांगी थी जो उन्हें दी गई थी, और आज अपना वो जवाब जमा करवाएंगे तफसीली, जिसमें वो एक्सपर्ट के तौर पर गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं उनके बयान हल्फी भी साथ जमा करवाएंगे, जिसमें उनके जो डॉट बॉल्स के हवाले से सवाल उठा था उसके बारे में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। लतीफ ने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद किया था। इस तरह बताया गया है कि शर्जील खान के वकला भी और शर्जील खान भी उन तमाम तर इल्जामात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के तरफ से लगाए गए थे उनको मुस्तरद करेंगे आज। जी सही, PCB आज अपना रद्द अमल देगा। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान, आपने अपडेट किया। सरताज अजीज ने कहा है कि भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के मामले पर कल दरख्वास्त दी है। सरताज अजीज ने कहा कि भारतीय दरख्वास्त और आलमी इदारा इंसाफ के दायरा इख्तियार का जायजा ले रहे हैं, और उनका कहना था कि इस मामले पर 1-2 रोज में दफ्तर खारजा अपना बयान जारी करेगा। सरताज अजीज ने यह भी कहा कि उस्मा की सफरी दस्तावेजात का मसला नहीं है, यह मामला कानूनी है। कानूनी पेचीदगियां दूर होते ही उस्मा को भारत भिजवा दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं सरताज अजीज ने कहा है कि भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के मामले पर कल दरख्वास्त दी है। भारतीय दरख्वास्त और आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार का जायजा ले रहे हैं, और इस मामले पर 1-2 रोज में दफ्तर खारजा अपना बयान जारी करेगा। उस्मा की सफरी दस्तावेजात का मसला नहीं है, ये मामला कानूनी है। कानूनी पेचीदगियां दूर होते ही उस्मा को भारत भिजवा दिया जाएगा, ये भी कहा है सरताज अजीज ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जादेव के मामले पर कल दरख्वास्त दी है। भारतीय दरख्वास्त और आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार का जायजा ले रहे हैं। ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोस्त का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हर मामले पर बातचीत हो रही है। दोनों तरफ के हुक्काम राबते में हैं और वो किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सफीर ने वाजे किया कि कोई कुव्वत या दहशतगर्द ग्रुप दोनों ममालिक के ताल्लुकात का तयन नहीं कर सकता। You are just telling the people of Pakistan that there is no possibility. There is a possibility that Iran and Pakistan will collaborate and cooperate against terrorism, but there is no possibility that Iranian forces will be coming inside Pakistan's border, will be doing operations inside Pakistan's border. There is no threat like that. So there is no possibility. My brother, be sure about it. Everything is under the negotiation between two sides. Be sure about it. No factor, nobody, no terrorist groups can
can determine the relation between the countries, and also be sure about that everything is under control, and the both side authorities of the two countries, they are in touch with each other, and so I'm sure that they can solve, because it is common concern, and any proper decision will made by two sides together. ईरानी सफ़ीर मेहदी हुनरदोस्त का ये खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। और अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मल्टी पार्टी डेलीगेशन के साथ उन्होंने कहा कि वहाँ भी ख्वाहिश है, तो हमें उम्मीद है कि रमज़ान के बाद वहाँ से भी विज़िट्स होंगे अब्दुल्ला साहब और कारज़ाई साहब के, और हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मिलिट्री डेलीगेशन जो गए थे उसके मुकाबले में वहाँ से भी NDS के और बाकी जो मिलिट्री डेलीगेशन हैं वो यहाँ आएँ, क्योंकि बॉर्डर के इशूज़ ज़्यादातर मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। सर इंडिया, फिर अफगानिस्तान और अब ईरान, सर तीनों हमारे दुश्मन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सर तमाम बॉर्डर हमारे क्यों काफ़ी स्ट्रेंड रिलेशंस हैं हमारी, क्या वजूहात हैं सर? पहले तो ना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, ना ईरान हमारा दुश्मन है, और इसमें जो ईरान में वाक़या हुआ था पिछले दिनों, ज़ाहिर है कि उस पर हमको भी तशवीश थी, हमने इज़हार किया, लेकिन उनको ये ख्याल है कि वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से जैश अदल या दूसरी जो उनकी तंजीमें हैं, पहले उसे जंदुल्ला कहते थे, वो आके वहाँ हमले करते हैं। हमने इसीलिए जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनके साथ एक बॉर्डर कमीशन को स्ट्रेंथन करने की तस्वीर हुआ था, उसमें 4 मेंबर हमारे होंगे, 4 उनके होंगे। हम उसकी मीटिंग इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर करेंगे, और जो बॉर्डर की मैकेनिज़म्स हैं, हॉटलाइंस हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि इस किस्म के वाक़यात जब हों तो फौरी तौर पर मुकामी तौर पर तय हो जाएँ, और ये ख्याल ना पैदा हो कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी है जो स्पॉन्सर हो रही है। जैसे आपको पता है ये बॉर्डर जो है जहाँ का जिक्र हो रहा है, इसमें अफ़गानिस्तान भी नज़दीक है, तो वहाँ सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स नहीं है, स्मगलर्स का भी बहुत रोल है, और बेशुमार और इस किस्म के एलिमेंट्स हैं। तो जिस तरह हम अफगानिस्तान से अपना बॉर्डर बेहतर मैनेजमेंट कर रहे हैं, ईरान से भी करेंगे, ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो। क्रैकडाउन किया जाए उनके खिलाफ सर, जैश अदल के खिलाफ? हम क्रैकडाउन की बात तो नहीं है, वो तो फैले हुए हैं और ज़्यादातर उनके ईरान के अंदर ही हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है कि यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, तो उनके लोग भी अफ़गानिस्तान के थ्रू भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी इस वक्त जो है इस पूरे बॉर्डर को इस तरीके से मैनेज करें कि हमारी सिक्योरिटी वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट ना हो और अनडिज़ायरेबल एलिमेंट ना आए। कुछ तो खोल दिया है टेम्परेरी, जो सिख लोग हैं उनके लिए, और जो जिनको वीज़ा यहाँ आए थे वीज़ा पे और वापस जा रहे हैं, तो अब देखें अगर ये जैसी मसाल तय होते हैं तो इस पर गौर हो सकता है। There were some agreements between Iran and Pakistan during Foreign Minister Zarif visit to Islamabad. So how are these agreements are going, and what has been done so far practically from Pakistan's side? I just mentioned that we have agreed to create a new border management commission, which 4 members each. We are about to nominate our own members, and we hope this commission will meet within this month, so that they can make sure that such incidents do not happen again, and any complaints that come can be sorted out at the local level and then necessary at the political level. सर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, जो अरब अमेरिका और इस्लामिक वर्ल्ड की हिजरत, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या उनकी वहाँ सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है? बात यह है ना कि इसमें उन्होंने बुलाया है तमाम GCC और इस्लामी ममालिक को एक समिट के तौर पर, कि इस्लामिक समिट हो, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ इशूज़ आएंगे। सबसे फ़लस्तीन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर क्या हो सकता है। ट्रम्प ने कहा है कि मैं इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान करना चाहता हूँ, और उसमें उनकी एक मीटिंग पहले GCC के ममालिक से होगी, फिर तमाम ममालिक से होगी। तो उम्मीद तो यही है कि उनकी बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कितनी हो सकती है, ये अभी पेश वक्त है कहना, क्योंकि अभी कंफर्म किया कल ही, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे ये मौका अच्छा है कि वहाँ पे पूरी इस्लामी दुनिया की आवाज़ जो है वो सदर ट्रम्प को पहुँचे, और हमारे जो मसाइल हैं उसमें उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो हल करना चाहते हैं बशमूल कश्मीर के, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनके नोटिस में लाएं। सर SCO समिट में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और मोदी साहब की कोई मीटिंग मुतवक्के है? इट्स टू अर्ली टू से। हम अगर वहाँ से कोई इंटरेस्ट हुआ तो हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, क्योंकि पाकिस्तान SCO का मेंबर बनेगा अगले जून में, और उससे जो हमारे ताल्लुकात हैं तमाम सेंट्रल एशियन कंट्री से और रशिया से और चाइना से मज़ीद मजबूत हों। बस जी। इस्लामाबाद में मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ईरान और अफगानिस्तान हमारे दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने 4 रुकनी बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी बनाने का फैसला किया है, ये भी बताना था उनका।
आपको बताएं कि पाकिस्तान और मराकश मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मराकश के शहर साबलांका में पाकिस्तान और मराकश के वफाकी ऐवान हाय सनत व तिजारत के अहदेदारों का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान और मराकश मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। FPCCI के नायब सदर मिर्ज़ा अशफाक बेग और मराकश के FCCIS के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मराकश में पाकिस्तानी सफ़ीर नादिर चौधरी, पाकिस्तानी और मराकश के मारूफ ताजरों ने तकरीब में शिरकत की। जैकबाबाद में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पुलिस और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को धमाका खेज बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर छापामार कार्रवाई बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद से जैकबाबाद आने वाले लिंक रोड पर ताजा शाह के मकाम पर की गई। छापे के दौरान 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया है कि वो 2 फरवरी 2015 को एक पुल है जिसके नज़दीक रेलवे ट्रैक पर होने वाले धमाके में मुलविस थे, जबकि 28 जून को जैकबाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल के नजदीक होने वाला बम धमाका भी उन्होंने ही किया था। गुर्दा पैवंदकारी का मामला और इस पर पेश रफ्ती है कि गुर्दा फरोशों का निशाना बनने वाला शख्स लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया और उसने बयान दिया कि सूदखोरों ने 10,000 रुपए ना देने पर गुर्दा निकाल लिया। मंजूर से सूद पर रकम ली गई थी और मुतासरा शख्स का नाम इरफान है, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है। रियाज शाकिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। ये शख्स लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया है। रियाज शाकिर, क्या इल्ज़ामात लगाए हैं? मंजूर के बारे में क्या कहा है इसने? जी, आजकल जो गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन का जो एक फोबिया फैला हुआ है लाहौर में और बड़े बड़े अहम डॉक्टर गिरफ्तार हो रहे हैं, इसमें आज लाहौर हाई कोर्ट में एक नया केस सामने आया है जिसमें एक नौजवान इरफान ने अदालत में ये दरख्वास्त दायर की है कि उसने 10,000 रुपए एक सूदखोर से कर्जा लिया था और लेकिन जब कर्जा अदा नहीं किया तो उस शख्स ने इसका गुर्दा निकाल कर फरोख्त कर दिया। इस शख्स ने इरफान ने हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है उसमें ये सदा की गई है कि अदालत इस मामले का नोटिस ले और जिन सूदखोरों ने उसका गुर्दा निकाल कर फरोख्त किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस केस की लाहौर हाई कोर्ट समाअत कर रहा है और उसके बाद कुछ ही देर बाद इसके बारे में फैसला किया जाएगा। ठीक है, ये शख्स इरफान जिसने रकम ली और सूद पर रकम ली और जब ये ना लौटा सका तो इससे इसका गुर्दा निकाल के इसको फ़रोख्त कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, हमें रियाज शाकिर अपडेट कर रहे थे गुर्दा फरोशी का मामला, जहां पर गुर्दा फरोशों का निशाना बनने वाला शख्स लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया और सूदखोरों ने 10,000 रुपये ना देने पर गुर्दा निकाल लिया। ये उसने इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि 5 साल कबल 10,000 कर्ज लिया था लेकिन दुगना जो रकम है उसको अदा ना कर सका और जब नहीं करा तो इन लोगों ने गुर्दा निकाल लिया और गुर्दा निकालने पर ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभी आपको अहम खबर दें, मौलाना तारिक जमील को दुबई एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया है। मौलाना तारिक जमील शाहिद आफरीदी के साथ टोरंटो जा रहे थे। मौलाना तारिक जमील को शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन के लिए चैरिटी डिनर में शिरकत करना थी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी से। फ़हीम, बताइएगा क्यों ऑफलोड किया गया? जी, तारिक जमील को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से ऑफलोड किया गया है। ये बात बताई गई फ्लाइट हुकाम को कैनेडियन हुकाम की जानिब से। और जब ये मौलाना तारिक जमील आज सुबह EK 241 जो है उससे टोरंटो जा रहे थे, शाहिद आफरीदी के जो फाउंडेशन है उसके लिए चैरिटी डिनर में उन्हें शिरकत करना थी और शाहिद आफरीदी भी उनके साथ थे। ये दोनों फ्लाइट में बैठ चुके थे जिसके बाद जो है उन्हें फ्लाइट से ऑफलोड किया गया है और वजह यह बताई गई EK कैनेडियन हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मौलाना तारिक जमील की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, वो ये सफर नहीं कर सकते। मौलाना तारिक जमील के पास जो है वो वैलिड वीजा मौजूद था और वो जो है इस हवाले से उनका ये कहना है कि जब वो ऑफलोड कर दिया गया उन्हें तो उसके बाद वो वहीं मौजूद हैं इस वक्त भी दुबई में और अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए इस वक्त कैनेडियन हुकाम से राब्ते में है। सही। और फ़हीम सिद्दीकी ये भी बताएगा शाहिद आफरीदी से बात हो सकी, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? वो वहाँ मौजूद थे। आफरीदी का यही कहना था कि वो मौलाना तारिक जमील को अपनी फाउंडेशन के लिए एक चैरिटी डिनर में शिरकत के लिए अपने साथ कनाडा ले जा रहे थे और इस हवाले से उनके वहाँ सारे इंतजाम मुकम्मल थे। मौलाना तारिक जमील को वहाँ चैरिटी डिनर में शिरकत करना थी। ये कहना था कि इस हवाले से जो भी जरूरी दीगर कार्रवाइयाँ हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। मौलाना तारिक जमील को कोशिश की जाएगी कि वो अगली फ्लाइट से जो है वो कनाडा पहुँच सकें। कोशिश की जा रही है अगली फ्लाइट से वो कनाडा पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे।